अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आजकल हमारी वीडियोस चल रही हैं जी कमेंट्स क्वेश्चन आंसर सेशन पे। आज ये हमारा 4th सेशन है जिसमें मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दे के आपका ज़मीनी मामलात पे जो भी मसाइल है उसका हल बताऊंगा। तो आते हैं जी आज की अपनी वीडियो की तरफ। खुबैब चौधरी सब सवाल कर रहे हैं जी कि फ़र्द बै की कितनी मुद्दत होती है, यानी कितनी मुद्दत तक इस फ़र्द को इस्तेमाल किया जा सकता है। खुबैब साहब, फ़र्द बै की जो मुद्दत है, कुछ राजिड कार्ड सेंटर में इसकी 15 डेज़ होती है, कुछ राजिड कार्ड सेंटर में इसकी 1 मंथ होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी राजिड कार्ड सेंटर में इसकी जो मुद्दत है वो 15 डेज़ होती है। अगर आप 15 डेज़ के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करते तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि वो ओरिजिनल फ़र्द राजिड कार्ड सेंटर को लाके वापस देना पड़ेगी, उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, नई फ़र्द इशू करवाना पड़ेगी, फिर जाके जो है ना आप अपना रकबा जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्निकल चैट वो कह रहे हैं जी भाई आई वांट टू गेट लोन फ्रॉम बैंक प्लीज़ गाइड, कि मैं बैंक से ना वो लोन हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे इसके मतलब जो है वो गाइड किया जाए। तो ये इसका ये नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है। मेरे चैनल पे जो है ना आपको ज़मीनी मामलात के हर किस्म के मसाइल की वीडियो आपको मिलेगी। और इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप जो है ना वो इंग्लिश में नहीं लिख सकते, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लिखूं, तो आप उर्दू में लिखें। जैसे भाई ने यहाँ पे लिखा ना कि मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उर्दू में जाके लिखेंगे हसूल कर्जा, तो जो है ना वो मेरी वीडियो टॉप पे आ जाएगी और आपको उसमें पूरी रहनुमाई मिल जाएगी, जिसमें मैंने हर स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से आपने बैंक से लेके राजिड कार्ड सेंटर और लोन हासिल करने तक क्या तरीकाकार है। उसके बाद फिर जी खुआब भाई ने वही सेम क्वेश्चन कर दिया है। कामरा शकील साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, लिली भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ला पॉइंट भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। उज़ैफ़ा आमर साहब सवाल करते हैं, अच्छा सर ये बताएं कि मैंने ज़मीन बेचनी है किसी को, वो बंदा जो इंतकाल करवाएगा मुझे शुरू से जाना पड़ेगा या सिर्फ आखिरी दिन जब मैंने बयान देने जाना है कि मैंने ज़मीन उसको दे दी है, तो क्या इंतकाल हो जाएगा? उज़ैफ़ा भाई, ज़मीन सेल करने के 2 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1 पे क्या है कि एक होता है बैज़बानी का इंतकाल, एक होता है रजिस्ट्री। बैज़बानी का इंतकाल ये होता है कि आप जो है वो पटवारी या राजिड कार्ड सेंटर पे जाएंगे और अपनी ज़बान से जाके इकरार करेंगे कि मैंने इस बंदे को ज़मीन सेल कर दी है। वो बंदा कहेगा जी मैंने इस बंदे से ज़मीन जो है ना वो परचेज़ कर दिया। उसके साथ आप 2 गवाहन पेश करेंगे। 2 गवाहन पेश करने के बाद जो है ना आपका बैज़बानी का इंतकाल जो है वो पास हो जाएगा। वो 1 दिन में आपका सारा काम हो जाएगा, आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में ये होता है कि आपने क्या करना है कि आपने फ़र्द निकलवा के देनी है। अगर आपका रकबा राजिड कार्ड सेंटर में है वहाँ से निकलवाएंगे, अगर पटवारी के पास है तो वहाँ से निकलवाएंगे। फ़र्द निकलवाने के लिए आपको एक दफ़ा जाना पड़ेगा। फ़र्द निकलवा के आपने जिस बंदे को रकबा सेल किया उसको दे देंगे। वो बंदा क्या करेगा कि अपनी रजिस्ट्री वगैरह लिखवाएगा, अपने टैक्सेस फीसिस वगैरह जमा करवाएगा। जब सारे डॉक्यूमेंट ओके हो जाएंगे तो फिर आपको एक दिन सब रजिस्ट्रार या तहसीलदार साहब के सामने पेश होना पड़ेगा। वहाँ पे पेश होकर आप अपना बयान देंगे, जी मैंने इस बंदे को इतनी मालियत की एवज़ अपनी ज़मीन सेल कर दिया। वो बंदा बोलेगा जी मैंने इतनी मालियत की एवज़ इससे ज़मीन खरीद ली है। रजिस्ट्रार या तहसीलदार जो है ना वो पूछेगा जी आप लोगों ने कब्ज़ा ले लिया, वो बोलेगा जी मैंने इससे कब्ज़ा ले लिया। वो गवाहन से पूछेगा जी इनका लेन देन आपके सामने हुआ, आप इस चीज़ की गवाही देते हो? गवाहन बोलेंगे जी हम इस चीज़ की गवाही देते हैं, तो इंतकाल हो जाएगा। रजिस्ट्री में आपको 2 दफ़ा जाना पड़ेगा, इंतकाल में आपको सिर्फ 1 मरतबा जाना पड़ेगा और आपका जो है वो काम हो जाएगा। उज़ैफ़ा आमर साहब दोबारा सवाल करते हैं जी, माशाल्लाह ग्रेट सर जी, आपने जैसा बताया था नाम दुरुस्तगी और वरासत इंतकाल का, मैंने उसको मद्देनज़र रख कर किया है और मेरे दोनों काम हो गए हैं। वालद नाम और वरासत इंतकाल का अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह जी। हुज़ैफ़ा साहब, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल बनाने का मकसद ये है कि लोगों को किसी एजेंट टाउट माफिया को इजाफी पैसे ना देने पड़े। अगर आप लोगों को रहनुमाई मिली या आपको लगता है कि मेरा चैनल अच्छा है, आप लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, ये मैंने चैनल सदका जारिया के तौर पर बनाया है। जितना स्वाब मुझे होगा आपको सिर्फ इतना बनाने के, आप फ़लाँ चैनल पर जाकर सर्च करें, उतना ही स्वाब इंशाल्लाह आपको होगा। तो इसको सदका जारिया समझ के जो है ना वो इसको शेयर करें जी। अच्छा जी, उसके बाद जी ये एक्चुअली जो है ना वो कमेंट्स बहुत जल्दी से ऊपर चले जाते हैं। नज़ीर अहमद साहब कह रहे हैं जी ये मसला बहुत ज़्यादा आता है जी, ये मैंने फिंगरप्रिंट के मतलब जो है ना वीडियो अपलोड की थी कि अगर आप लोगों का फिंगरप्रिंट का मसला आ रहा है तो उसको आप किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसके मतलब उन्होंने बताया जी
उसके बाद उन्होंने अप्रिशिएट किया जी, जज़ाकल्लाह। कामरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया है, अंसर खान ने अप्रिशिएट किया जी। ये अप्रिसिएशन वाले जो मैसेज हैं वो मैं आगे भेज रहा हूँ ताकि जो है ना वो टाइम वेस्ट ना हो जी। आसिफ शाह साहब, भाई ये तो बहुत बड़ा खप है, क्या इस काम के लिए वकील कर सकते हैं और अंदाजे के मुताबिक कितनी फ़ी होगी? ये मैंने ना वीडियो अपलोड की थी विरासती इंतकाल करवाने का तरीकाकार। अब आपने ऊपर भी कमेंट देखा है कि मैंने वीडियो लोड की थी नामदुस्तगी की, वो हुज़ैफ़ा साहब ने नामदुस्त भी करवाया मेरी वीडियो देखकर, विरासत का इंतकाल भी करवाया, तो उनका कोई मसला नहीं बना। अब ये आसिफ साहब कह रहे हैं जी मेरे लिए बहुत खप है। भाईजान अगर आपके लिए ये बहुत खपा लगता है तो आपके लिए दो ऑप्शन हैं, या आप अपना वकील कर लें, उसको आप फीसिस देते हैं वो आपकी विरासत करवा देगा, या आप किसी एजेंट या टाउन माफी का सहारा ले लें। आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा, अगर आप लोग अपनी फीसिस और अपने रुपए नहीं बचाना चाहते तो डोंट वरी, तो आप वकील कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। अगर मकान या प्लाट में बाकी वारसान इस बात पर मुत्तफिक हों कि एक वारस मकान या प्लाट को अपने नाम पर करवा ले और बाद में बेचकर तमाम वारसान अपने अपने हिस्से की रकम तकसीम कर दें, तो एक वारस के नाम इंतकाल किस तरह से होगा? मेरा भाई विरासत का जो इंतकाल, अच्छा अगर मकान या प्लाट में बाकी वारसान इस बात पर मुत्तफिक हों कि एक वारस मकान है, अगर तो इस प्लाट या मकान की विरासत होनी है, ठीक है, तो फिर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक बंदे के नाम पे लग जाए। विरासत होगी तो जितना जितना जिस बंदे को हिस्सा आएगा उतना उतना उस बंदे के नाम पर लगेगा। अगर उस मकान या प्लाट की विरासत नहीं होनी, ठीक है, तो वो अगर आपका जो सरबराह है अगर वो जिंदा है तो वो जारी बात है, अगर वो सरबराह जिंदा है तो वो सरबराह बजाय इसके कि वो एक वारिस के नाम पर लगाए प्लाट, वो खुद इसको सेल कर दे और सेल करके जितना जितना जिसको हिस्सा बनता है उतना उतना उसको हिस्सा दे दे। एक वारिस के नाम पर प्लाट विरासती प्लाट नहीं लग सकता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर कहते हैं अगर 10 मरले का प्लाट 2 भाइयों 2 बहनों के नाम विरासती इंतकाल हो जाए तो बाकी बहन भाई किसी एक को इसे बेचने की टॉर्नी दे सकते हैं कि वो अलग अलग किसी एक के नाम पर करेंगे या बिक सकेगा। इस तरह के मसाइल हमारे यहाँ आम है, इस पर एक सीरियल हासिल वीडियो बना दें। भाईजान अगर 10 मरले का प्लाट 2 भाइयों 2 बहनों के नाम पर हो जाता है तो वो अगर आपने उसका सबसे बेस्ट हल पता क्या, उसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आपके तमाम बहन भाइयों के नाम पर तो है, तो उसको आपने करना भी सेल है, अपने पास भी नहीं रखना। तो क्या ज़रूरत है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी देने की? आप मख्तार आम जो है ना वो बनवाएंगे, पहले उसको सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवाएंगे, वहाँ पे जाके आपके बाकी बहन भाई बयान देंगे कि हमने ये जो है ना इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, ये बंदा हमारा जो है ना वो प्लाट सेल कर सकता है। तो वो फिर जाके एक लंबा प्रोसीजर जब आप पूरा करके आएंगे फिर जाके उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी, फिर जाके वो सेल कर सकता है। इससे बेस्ट ये नहीं है कि जिस बंदे ने प्लाट सेल करना है आप उसकी ड्यूटी लगा दें कि आप प्लाट, जिम्मेदारी आपकी है, प्लाट आप सेल करें, ठीक है। जो भी आपकी उनके साथ जिसको आपने प्लाट सेल करना, जो भी आपकी उसके साथ कमिटमेंट होगी, हम आप कमिटमेंट में आपके साथ हैं, तो जिस दिन बयान देने होंगे हम आपके साथ जाके बयान दे आएंगे और जो है ना वो जगह उस बंदे के नाम पे करवा देंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो जो आपका भाई है वो प्लाट सेल कर देता है, अगला बंदा खरीद लेता है, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, उसको यहाँ फर्जी निकलवा के दे देनी है, यहाँ जाके अगर उसने बेज़बानी का इंतकाल करवाना है तो एक दिन में जाके सिर्फ बयान देना है जी हमने इसको प्लाट सेल कर दिया है, बजाय इसके कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाएं, उसमें जाके आप बयान देते रहें कि जी हम इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, उसके बाद प्लाट सेल हो फिर दोबारा जाके बयान देते रहें। तो इन लंबे चक्करों से पढ़ने से बेहतर ये है कि आप जो है ना वो एक बंदा एक सेल कर दे, जब वो सेल करे तो बयान देने हो तो सब इकट्ठे जाके वो बयान दे आए। लेकिन आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, इसमें वो कोई उसकी बात नहीं है जी। जज़ाकल्लाह जी। तो ये आसिफ शाह साहब कह रहे हैं जी कोशिश करें इन मसाइल के हल को उजागर करें। भाई उजागर ही कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, और कोई मेरा मकसद है ही नहीं मेरा भाई। तो ठीक हो गया जी। उसके बाद जी मोहसन रज़ा, सर अगर लोन लिया हो तो फ़र्द बयाना मिल सकती है? नहीं मेरा भाई, अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, आपका रकबा रैन पे है, आपका रकबा और रैन पे है, आपका रकबा मॉर्गेज है,
तो आपको ना बै की फ़द मिल सकती है, ना बयाना की मिल सकती है, ना ज़मानत की फ़द मिल सकती है, ना इकरारनामा की मिल सकती है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन फ़द नहीं मिल सकती। और जिस रकबे पर आपने लोन लिया उस पर आप किसी दूसरे बैंक से मज़ीद लोन भी नहीं ले सकते, तो क्योंकि आप ऑलरेडी लोन लेकर उस बैंक को जो है ना वो रकबा उसके नाम पे कर चुके हैं। अच्छा, जिशान साहब कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, मैं सब टॉपिक नोट करता हूँ, फ़ाइल तैयार कर ली है मैंने, जुलाई में जाऊंगा विरासत करवाने कराची से पंजाब। जी जज़ाकल्लाह जी, आइए सर ज़रूर करवाइए, अगर कोई मसला हो तो रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह हम हल करेंगे। रोशन खान साहब, अपॉइंटमेंट के बाद इसकी फ़ी जो रेगुलर होती है वो होगी या एक्स्ट्रा चार्ज होंगे? नहीं, राजीव कार्ड सेंटर में आपको आजकल कोरोना की वजह से जो है ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो अपॉइंटमेंट का देने का उनका मकसद ये होता है कि आप जितने टाइम पे उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है उतने टाइम पर जाएं और उसी वक्त अपना काम करवा के आ जाएं और वहाँ पे रश ना पड़े, उसका ये मकसद होता है। और वहाँ से आपसे नॉर्मल फ़ी जो है ना वो फ़र्द की वो चार्ज की जाएगी, वो जो 400-500 रुपये होती है, इजाफी फ़ीस जो है ना वो कोई भी चार्ज नहीं की जाएगी, उसके लिए आप परेशान ना हो। जी मोहम्मद मंशा ने कमेंट्स किए, जी थैंक यू, अल्लाह पाक इसका बहुत अच्छा, जी जज़ाकल्लाह, जी जज़ाकल्लाह, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा, जी जज़ाकल्लाह जी। राहत हमीद कहते हैं जी, ग्रेट वे टू एक्सप्लेन वेदर आई कैन गेट एनी नोट अबाउट योर लेक्चर प्लीज़। नहीं मेरा भाई, मेरे जो है ना इससे रिलेटेड कोई लेक्चर नहीं है, ये मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों की रहनुमाई हो, आप लोगों के मसाइल हल हो। मेरा मकसद जो है ना वो आप लोगों को कोई इसके मतलब जो है ना वो एजुकेशन देना नहीं है, अवेयरनेस देना है कि आप लोग फ्रॉड से बच सके, क्योंकि इन मामला में ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। कोई नोट्स वगैरह इसके मतलब मेरे पास मेरा भाई नहीं है। तो जज़ाकल्लाह जी। यहाँ पर जी गुलशेर साहब हैं जी, वो ये वो जो ना वो हाँ जी, ये मैसेज करते हैं जी, सर जी अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर एसईओ किसी भी किस्म के इंतकाल दर्ज करने के बाद अर्ज खुद उस इंतकाल की तस्दीक करके पास कर सकता है या नहीं, या एब्सोल्युटली नॉट, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। नहीं मेरा भाई, एसईओ जो है वो उसका काम जो है इंतकाल के यानी आपके डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करने के बाद आपके इंतकाल को दर्ज करना, वो इंतकाल को दर्ज करने के बाद जो है वो एडीएलआर के पास भेज देता है, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास भेज देता है, जिसके पास जो है ना वो जो एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जिस तरह से तहसीलदार होता है इस तरह से एडीएलआर होता है तहसीलदार रैंक का, उसने इंतकाल को पास करना होता है। एसईओ के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो इंतकाल को पास करे, वो सिर्फ इंतकाल को दर्ज कर सकता है। उसके बाद जी गुलशेर अहमद साहब कह रहे हैं कि सर जी राजी रिकॉर्ड सेंटर पर तो किसी भी किस्म का अपडेट ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, मगर 2 साल पुराना कंप्यूटराइज रिकॉर्ड चाहिए डीसी ऑफिस से, क्या ब्रांच से मिलेगा और तरीकाकार क्या है प्लीज़। राजी रिकॉर्ड सेंटर इस मसले के लिए रुजू किया गया तो उन्होंने कहा कि डीसी ऑफिस में डीआरए ब्रांच से पुराना रिकॉर्ड मिलेगा, सर प्लीज़ गाइड कीजिएगा। बिल्कुल जी, राजी रिकॉर्ड सेंटर में जो आपका पुराना रिकॉर्ड है ना, वो पुराना रिकॉर्ड जितना भी होता है ना वो सारा एनटीओ ब्रांच यानी नायब तहसीलदार ब्रांच में जमा हो जाता है। तो आपको अगर कोई भी किसी किस्म का पुराना रिकॉर्ड चाहिए, कोई इंतकाल चाहिए, कोई रजिस्ट्री वगैरह चाहिए, तो फिर आपको एनटीओ ब्रांच से रजू करना पड़ेगा। एनटीओ ब्रांच आपको पुराना रिकॉर्ड अवेलेबल कर देगी, क्योंकि राजी रिकॉर्ड सेंटर में जो ना मौजूदा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, पुराना रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। जी जज़ाकल्लाह जी गुलशेर अहमद साहब जी। उसके बाद जी ये लीली माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे व्यूवर हैं, तो ये मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, तो नॉलेज गेन कर रहे हैं जी। अच्छा जी, रियल पेट्रियट पूछ रहे हैं जी, ब्लड रिलेशन टू विटनेस बन ही नहीं सकता, आप कैसे कह रहे हैं कि भाई बहन को विटनेस बनाएं। ये मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी कि जिसमें मैंने बताया था कि जो हिब्बा का इंतकाल होता है, हिब्बा का इंतकाल कल को जो है ना उसके भाई बहन उठ के जो है ना वो अदालत में चैलेंज कर देते हैं कि जी हमारा भी इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा बनता था, तो ये हिब्बा तोड़कर हमारा भी जो है ना इसमें से हिस्सा दिया जाए।
तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हिब्बा का इंतकाल ना टूटे तो आप किसी भी एक बहन या भाई का जो है ना, जब आप हिब्बा का इंतकाल करवाते हैं तो उनकी गवाही का इंदराज करवा लें, ताकि अगर कल को कोई चैलेंज करता है तो अदालत जो है ना वो वहाँ पे वाज़िया तौर पर बता दे कि आप तो कह रहे हैं कि आपको पता नहीं, आपके फ़लाँ बहन फ़लाँ या फ़लाँ भाई ने इसके आपके ही भाई के मतलब गवाही दी है कि सबको इल्म था इस चीज़ का। तो मेरा भाई जो है ना, जब भी आप कोई रजिस्ट्री या इंतकाल करवाते हैं ना, उसके लिए कम से कम 2 गवाहन की ज़रूरत पड़ती है। एक गवाह जो पत्तीदार होता है, दूसरा जो नंबरदार होता है। तो ये मिनिमम जो लिमिट है ना वो 2 गवाह, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप 10 भी डाल सकते हैं, 100 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पे आपने 2 गवाह डालने हैं तो वहाँ पे आप 4 भी डाल सकते हैं। तो 2 गवाह, एक नंबरदार हो गया, एक पत्तीदार हो गया, तीसरी गवाही अपने भाई की डाल लें, चौथी गवाही अपनी बहन की डाल लें। इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम 2 ही गवाह, 2 से ज़्यादा आप जितने मर्जी डाल सकते हैं। अच्छा जी, इरफान महमूद साहब कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, ने इंतकाल के बाद फ़र्द लेना ज़रूरी है कि नहीं, प्लीज़ ऑनलाइन टोकन के हसूल का तरीक़ाकार भी बता दें। इरफान भाई, मैंने 2 से 3 वीडियो जो है ना वो ऑनलाइन टोकन लेने के मतलब जो है ना वो मैंने अपलोड की हुई, आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे, जब आपका इंतकाल पास हो जाता है ना, उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आप हर हाल में फ़र्द हासिल करें। जब आपका इंतकाल पास हो जाता है तो आपको वहाँ पे अगर कंप्यूटर सेंटर है तो वहाँ पे आपको इंतकाल की कॉपी प्रोवाइड की जाती है कि ये आपका इंतकाल पास हो चुका है, आप मालिक बन चुके हैं। अगर पटवारी के पास हुआ है तो पटवारी आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करता है कि आप मालिक बन चुके हैं, आपका इंतकाल पास हो चुका है। इसके लिए कोई फ़र्द लेना जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। मोहम्मद अहमद जोया साहब कहते हैं जी, जनाब ये जो पटवारी की भर्ती हो रही है इसका स्टे ख़त्म हुआ है कि नहीं, और नहीं हुआ तो ख़त्म हो जाएगा। भाईजान पटवारी भर्ती हो भी गए हैं, जो भर्ती हुए हैं वो काम भी माशाल्लाह कर रहे हैं, तो स्टे तो कोई भी नहीं है। समी चौधरी साहब कहते हैं जी, आई एम एडवोकेट सर, कैन आई हैव योर नंबर, आई नीड टू टॉक टू अबाउट माई पर्सनल मैटर। जी समी चौधरी साहब, ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी मामले में, ज़मीनी मामला के मतलब इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई कर दूंगा। नीचे भाई भी जो है ना वो राब्ता नंबर मांग रहे हैं जी। राब्ता नंबर कैसे मिलेगा, पता नहीं किसका राब्ता नंबर मांग रहे हैं, क्लियर बताया करें जी। सर, क्रिश्चियन में विरासत की तकसीम के बारे में भी वीडियो बनाएं। जी जिशान साहब, क्रिश्चियन में जो विरासत की तकसीम है ना वो इस तरह से होता है कि जब भी कोई मुसीब विरासत तकसीम करवाने के लिए पटवारी या रजिस्ट्रार सेंटर के पास आता है तो वो उनको बोलते हैं कि आपके जो पास्टर हैं, जो आपके पादरी हैं, आप उनके पास जाएं, क्योंकि उन्होंने जो उनको तमाम कवानीन का पता होता है, जैसे कि मुसलमान में उलमा कराम को शरई कवानीन का पता होता है। इसी तरह से जो आपके बाइबल के मुताबिक कानून है उसके मुताबिक आपका पास्टर जो होता है, जो आपका पादरी होता है, वो एक लेटर पे जो ना आपके तमाम जो बहन भाइयों के हिस्से बनते हैं तो वो लिख देता है। अमूमन कुछ आपके जो वो पास्टर कहते हैं कि क्योंकि आप लोगों में भी जो है ना वो फ़िरके वगैरह हैं, तो कुछ लोग का ज़हन ये है कि बहनों को हिस्सा नहीं जाता, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बहनों को भी बराबर का हिस्सा जाता है। तो वो आपका जो पादरी जिस तरीके से आपके हिस्से लिखेगा ना, उसी तरीके से जो ना आपकी जो है ना वो विरासत हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी, सर हम कराची से हैं, विरासत पंजाब में होगी क्योंकि अब्बू का ये हिस्सा पंजाब में है, तो क्या हम कराची के पास्टर से विरासत का लिखवा कर ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्योंकि कानून तो एक ही होता है ना हर जगह पे, कानून लहदा तो नहीं होते। तो यहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है नहीं, इसके लिए कोई लाजमी नहीं कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी है वहाँ से आप लिखवा लें, सिर्फ आप अपने पास्टर से जो है वो लिखवा सकते हैं। अच्छा जी, शान साहब फिर कह रहे हैं जी, आफ्ताब शकील सर, अब्बू की डेथ हो चुकी है 2005 में, विरासत के लिए दादा और दादी की डेथ सर्टिफिकेट नहीं मेरे पास, उनकी डेथ अब्बू की शादी से पहले हो चुकी थी, काइंडली गाइड करें। अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर भी आपकी विरासत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए अगर जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसने आपसे डेथ सर्टिफिकेट की डिमांड कर ली तो फिर आपको हर हाल में उनको पेश करना पड़ेगी, क्योंकि उनको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि वाकई आपके दादा दादी की डेथ हो चुकी है। ओके सर, थैंक्स। आपका वह चैनल है जो ज़मीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते हैं,
कीप इट अप। बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाह जी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी लोगों की रहनुमाई करें ताकि उनको उनके मसाइल भी हल हों। ये लोगों ने जी अप्रिशिएट किया हुआ जी, थैंक यू जी, जो जो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे जी। इश्तियाक अमीन साहब कह रहे हैं जी हम 2 भाई 1 बहन और वालदा हैं, यानी 4 हिस्सादार हैं। टोटल 20 मरले कमर्शियल जगह है। विरासत में बिल तरतीब 2, 5, 3, 5, 7 7 हिस्से बनते हैं। ठीक है जी। विरासत करवाने के बाद वालदा का 2.5 मरले हिस्सा को भाइयों को 1 मरला और बहन को आधा मरला हिब्बा कैसे होगा? इसकी रजिस्ट्री बाकी 3, 5, 7 7 मरला हिस्सों से अलग होगी या अलग ही रजिस्ट्री बन जाएगी? 8 मरला भाइयों की और 4 मरला बहन की। सर प्लीज़ इस पर रोशनी डालें। बिल्कुल, ये आपके वालिद साहब की तरफ से विरासत होगी। आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। जो आपके वालिद साहब की विरासत होने के बाद जिस तनासब से आपने बताया जी 2, 3, 5, 7 7 मरले आप लोगों को जो है ना वो रकबा आ जाएगा। तो जब आपकी विरासत हो जाएगी सब बहन भाइयों वालदा के नाम पे आपका रकबा लग जाएगा। उसके बाद अगर आपकी वालदा चाहती हैं कि मैं अपना रकबा अपने बेटों बेटियों या किसी एक को या सबको देना चाहती हैं, तो उसके लिए 2 तरीकाकार है। नंबर 1 पे क्या है जी, वो उसका जो है हिब्बा का इंतकाल भी करवा सकती हैं और उसकी रजिस्ट्री भी करवा सकती हैं। तो अगर वो इंतकाल करवाएंगी तो एक ही इंतकाल में जो है ना वो सबके नाम पे जगह लग जाएगी। अगर वो रजिस्ट्री करवाएंगी तो एक ही रजिस्ट्री में सबके नाम पे जगह लग जाएगी। उसके लिए अलग से जो है ना वो आपको रजिस्ट्री या इंतकाल करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा यार, ये हर बंदा जो है ना मुझसे कहता है ये नंबर मिल सकता है, नंबर मिल सकता है। मेरा भाई, मेरी सबसे जो प्रायोरिटी होती है ना वो ये होती है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का अपने चैनल पर रिप्लाई करूं। व्हाट्सएप पर मेरे पास हज़ारों मैसेज आए होते हैं, वहाँ पे हर बंदे को जो है ना वो मैं टाइम नहीं दे सकता। इसलिए क्योंकि मैं चैनल पे हर बंदे का रिप्लाई इसलिए करता हूँ कि हो सकता है कि जो मसला आपके साथ है, अब पाकिस्तान की जो आबादी जो है ना 22-23 करोड़ आबादी है, उसमें से जारी बात है जो मसला आपके साथ है कईयों और के साथ भी हो सकता है। तो जब वो मेरे चैनल पे आएंगे तो वो आपका कमेंट पढ़ेंगे तो उसका नीचे रिप्लाई पढ़ेंगे तो उनको मेरे से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका मसला हल हो जाएगा। व्हाट्सएप पे ये है कि एक इंडिविजुअल बंदा मेरे से रब्ता करेगा, इंडिविजुअल बंदे को मैं रिप्लाई करूँगा। इस तरह से हर बंदे को रिप्लाई करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स किया करें बजाय इसके कि मेरा नंबर मांगने के। यहाँ पर जी रिमशा भट्ट साहिबा कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, केस डिग्री हुआ था, उस आदमी ने ज़मीन अदालत के ज़रिए मालिक से ख़रीद ली और उस आदमी से हमारा ज़मीन का सौदा हो गया और बात ये हुई थी कि इसकी रजिस्ट्रेशन पर जितना खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। उसने अदालत के ज़रिए ही ज़मीन हमें बेच दी, हमने सारे पैसे दे दिए उसको ऑन रिकॉर्ड। जज साहब ने सब शीट खुद लिख के दिए, सीसी कैमरा में वीडियो बनी, उसने साइन किए थे, साइन किए, थम ये जी रीड मोर करते हैं इसको, थम लगाया और ज़मीन हमारे नाम हो गई। वकील साहब ने हमारे नाम लिखे, CNSI नंबर लिखे और शीट ये क्या सेनेटर को जमा करवा दी। सर अब मसला ये है कि वो आदमी हमें रजिस्ट्री नहीं करवा के दे रहा, ना पैसे दे रहा है, ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस 3 लाख रुपए है। सर क्या हम उस आदमी के बगैर खुद रजिस्ट्री करवा सकते हैं और हमारा केस अदालत में खारिज होने का खतरा तो नहीं है? अगर केस खारिज हो तो क्या दोबारा केस उस आदमी के बगैर रीओपन करवा सकते हैं? सर मेरा भाई, जब भी किसी बंदे के साथ कोई फ्रॉड होता है, किसी बंदे का नुकसान होता है, किसी बंदे को कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, कोई कब्ज़ा करके बैठा होता है, तो वो क्या काम करता है कि वो अदालत के साथ रजू करता है और अदालत उस बंदे को इंसाफ दिलवाती है। अब उस बंदे ने बजरिया अदालत ज़मीन जो ख़रीदी थी, बजरिया अदालत वो मालिक करार पाया और बजरिया अदालत ही उसने आपको ज़मीन सेल कर दी और उसने बाकायदा इकरार किया कि मैं जितना खर्चा आएगा
वो मैं खर्चा जो है रजिस्ट्रेशन का मैं पे करूँगा, तो मैं इन लोगों को इतनी अमाउंट के एवज जो है ना वो ज़मीन सेल कर रहा हूँ। उसने साइन किए, अंगूठा लगाया, अदालत ने आपको बाकायदा डिग्री दे दी उसकी, ठीक है। अब वो बंदा पाबंद है इस चीज़ का कि वो बंदा आपके नाम पे उसकी रजिस्ट्री करवाए। अगर वो बंदा आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, फीस नहीं जमा करवा रहा, आपके पैसे वापस नहीं दे रहा, तो आपको पूरा इख्तियार है कि आप अदालत में उसके खिलाफ जो है ना वो केस कर सकते हैं। उसके खिलाफ आप तौहीन अदालत का भी केस कर सकते हैं और तमील मुख्तस का भी केस कर सकते हैं कि अदालत ने डिग्री दी है कि ये बंदा जो है ना हमारे नाम पे रजिस्ट्री करवाएगा, तो ये नहीं करवा रहा। तो उसमें तौहीन अदालत में क्या होगा कि अदालत जो है वो बाकायदा एक नुमाइंदा मुकर्रर करेगी। वो नुमाइंदा जो है ना उस बंदे के बिहाफ पर जो है ना वो अदालत के बिहाफ पर आपके नाम पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा देगा। अगर आप तमील मुख्तस का करते हैं तो अदालत जो है वो उसकी डिग्री जारी करेगी और आप खुद जाकर जो है ना वो डिग्री लेकर अपने नाम पे जो है ना वो अपना रकबा करवा सकते हैं। तो जो जिस चीज़ का उस बंदे ने अदालत में इकरार कर लिया, अदालत से बढ़ के तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो बंदा सरासर गुनाहगार है, तो आपका केस खारिज नहीं होगा। इसके लिए आप परेशान ना हो और ना ही आप इस जो है ना इसके लिए लेट करें, जल्दी से जल्दी केस करके अपना जो है ना वो मामला क्लियर करवाएं। कामना शकील साहब कह रहे हैं जी सर पटवारी हमसे 20,000 रुपये मांग रहा है और आप कह रहे हैं कि 1,000 रुपये फ़ी है बस। भाईजान विरासती इंतकाल करवाने की फ़ीस सिर्फ 1,000 रुपये है अगर आप कंप्यूटर सेंटर से करवाते हैं। अगर आप पटवारी से उस विरासत करवाते हैं तो उसकी 300 रुपये सिर्फ फीस है, ठीक है। अगर पटवारी आपसे बतौर रिश्वत आपसे पैसे मांग रहा और आपका काम नहीं कर रहा, तो पटवारी के ऊपर तहसीलदार बैठा हो, उसके पास आप चले जाएं। तहसीलदार बात नहीं सुनता तो उसके ऊपर एसी बैठा हुआ है, अगर एसी बात नहीं सुनता तो एसी के ऊपर एडीसी बैठा हुआ है। तो अगर आप कहते हैं जी मैंने तहसीलदार एसी के पास नहीं जाना, तो आप डायरेक्ट एडीसी के पास जाएँ। एडीसी जो है ना वो एसी साहब को पाबंद करेगा, एसी साहब जो है ना वो तहसीलदार साहब को पाबंद करेंगे और तहसीलदार पटवारी से आपका इंतकाल करवा के देगा जो गवर्नमेंट की फ़ीस है उसके बदले में। ये जी इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया जी, जज़ाकल्लाह जी। कामना शकील साहब जी जज़ाकल्लाह जी। ये दुआ खान अल हफ़ज़ साहब हैं जी, नदीम मसूद साहब हैं, नज़ीर अहमद साहब हैं जी, ये सब ने जो है ना अप्रिशिएट किया हुआ जी, जज़ाकल्लाह जी। कासम अली साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुड जॉब, यू आर स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मेकिंग इट ईजी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑफ फॉर अ कॉमन मैन, दिस इज़ रियली गुड। जी जज़ाकल्लाह जी, आपके अप्रिशिएट करने का मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है ना वो दूसरों की रहनुमाई करें, मेरे चैनल के मतलब बताएं जी। उसामा बशीर साहब कह रहे हैं जी प्लीज़ सर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फादर की डेथ के बाद विरासत करवानी हो और मदर की पहले ही डेथ हो तो उसके एक ही सन के नाम कोई प्लाट और घर करवाना हो और बाकी बहन उसके हक में दस्तबरदार होना चाहें, तो सक्सेशन लेटर अदालत से बनता वक्त क्या तरीका हो, और जबकि मैं अब्रॉड में हूँ डेथ के बाद फ़ौरन सक्सेशन लेटर बनवाना चाहिए या कोई लिमिट है, जब मर्ज़ी बना लें, शुक्रिया। उसामा भाई ने 2-3 चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। नंबर 1 पे वो कह रहे हैं जी मेरे वाला साहब की डेथ होगी या वालदा पहले फ़ौत हो गई थी। अगर आपके वाला साहब की डेथ होगी, आपके वाला साहब के नाम पे कोई रकबा है, आपकी वालदा की पहले डेथ हो गई थी, तो आपकी वालदा पहले ही फ़ौत हो चुकी हैं, उनके नाम पे जो है ना वो कोई रकबा कोई हिस्सा नहीं जाएगा। नंबर 2 पे वो कह रहे हैं जी कि प्लाट जो है वो एक ही बंदे के नाम पे करवाना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसके लिए ये है कि अगर जब भी विरासत होनी होती है तो उसके लिए एक बंदे के नाम पे विरासत नहीं होती, इसका कोई कानूनी तरीक़ाकार नहीं है, ना ही कोई शरई तरीक़ाकार है। जब भी आपकी विरासत होनी है तो सब जितने आपके बहन भाई हैं सब के नाम पर आपका जो है ना वो रकबा लगेगा, सबके नाम पे जो है ना वो विरासत होगी। जितना जितना जिस बंदे को हिस्सा बनता है उसको उतना उतना ही हिस्सा मिलेगा और इसमें कोई भी बहन भाई जो है दस्तबरदार नहीं हो सकता। हाँ, जब विरासत हो जाएगी सब बहन भाइयों के नाम पे हिस्सा लग जाएगा तो उसके बाद जो है ना वो आपके बहन भाइयों को इख्तियार हासिल है कि वो अपने हकूक़ से दस्तबरदार होकर किसी एक भाई या बहन के नाम पे अपना सारा रकबा लगवा सकते हैं।
और तीसरी बात आपने की है जी सक्सेशन लेटर। सक्सेशन लेटर इसलिए होता है कि अगर आपका प्लॉट जो है किसी टाउन, कॉलोनी या किसी सोसाइटी में है तो उसका फाइल सिस्टम है, वहाँ पे रजिस्ट्री सिस्टम या इंतकाल सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़े, उसके लिए आपको फिर जो है ना, जब आप विरासत करवाने के लिए सोसाइटी वालों के पास जाएंगे तो वो आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट करेंगे। तो वो फिर आप अदालत से रजू करेंगे, अदालत में जाके आप डेथ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो है ना वो जमा करवाएंगे कि ये मेरे वालिद साहब का प्लाट था, उनकी डेथ हो चुकी है, अब हमें उनका जो है ना वो सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि अदालत एक डिग्री देती है जिसके अंदर आपके तमाम बहन भाइयों का इंदराज होगा और उनका बाकायदा हिस्सा लिखा होगा कि इनका इस प्लाट में इतना 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 हिस्सा बनता है, तो लिहाजा इनकी विरासत कर दी जाए। वो सक्सेशन लेटर लेके आप जो है वो जाएंगे उधर सोसाइटी जाएंगे, सोसाइटी वाले जो है उसका इंतकाल पास कर देंगे, इंतकाल पास होने के बाद आपकी विरासत हो जाएगी।